कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो पेश है आज की 10 बड़ी मुख्य खबर। आपकी ईमानदारी पर संदेह करता है दिल्ली उच्च न्यायालय की कैग रिपोर्ट पर आप सरकार को फटकार लगाई गई है। जज सचिन दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सरकार ने विधानसभा सत्र को रोकने के लिए अपने कदम खींचे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी आपके पक्ष वाली सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट को ठीक से न संभालने के लिए फटकार लगाते हुए कहा, जिस तरह से आपने अपने पैर खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। जज सचिन दत्ता की अगुवाई वाली एकल पीठ ने कहा कि सरकार ने विधानसभा सत्र को रोकने के लिए अपने कदम खींचे हैं। अदालत ने कहा, जिस तरह से आपने कदम पीछे खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर हमें लगातार संदेह हो रहा। आपको तुरंत रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। समय सीमा स्पष्ट है। आपने सत्र को होने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींचे। जवाब में दिल्ली सरकार ने सवाल किया कि चुनाव नज़दीक होने के कारण सत्र कैसे आयोजित किया जा सकता था। पिछली सुनवाई में दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने अदालत को बताया था कि शहर प्रशासन पर सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, अन्य संबंधित पक्षों से भाजपा विधायकों की उस याचिका पर जवाब मांगा था जिसमें 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। बांग्लादेश के शीर्ष राजनीतिक को तलब किया, कहा सीमा पर बाड़ लगाना समझौते का अनुरूप है। भारतीय पक्ष ने सीमा की सुरक्षा के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाने, सीमा पर प्रकाश व्यवस्था करने, तकनीकी उपकरणों और मवेशी बाड़ लगाने का उपाय बताया है। नई दिल्ली की सीमा पर बाड़ लगाने के काम को ढाका द्वारा गहरी चिंता व्यक्त करने के एक दिन बाद भारत ने सोमवार को बांग्लादेश के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक को तलब किया और उन्हें सूचित किया गया कि सीमा पर सभी सुरक्षा उपाय मौजूदा समझौते और प्रोटोकॉल के अनुरूप होने चाहिए। सीमा पर तनाव में वृद्धि, जिसमें सीमा पर 5 स्थानों पर बाड़ लगाने के भारत के प्रयासों को बांग्लादेश द्वारा विरोध भी शामिल है। ऐसे समय में हुई है जब पिछले अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसके पद से हटा दिया गया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के पक्ष में कार्यवाहक शासन के गठन के बाद से द्विपक्षीय संबंध नए निम्नतम स्तर पर हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को विदेश मंत्रालय ने दोपहर 2 बजे साउथ ब्लॉक में तलब किया और बताया कि भारत ने बाड़ लगाने से सहित सीमा पर सुरक्षा उपाय करते समय दोनों सरकारों और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच सभी प्रोटोकॉल और समझौते को पालन किया है। बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 26 जनवरी से नहीं मिलेगी ईंधन की आपूर्ति। लखनऊ डीएम ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। लखनऊ जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल पंपों को 26 जनवरी से बिना हेलमेट वाले मोटर चालकों और पीछे बैठी सवारी को ईंधन देने से मना करने का निर्देश दिया, ताकि दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं नीति को सख्ती से लागू किया जा सके। पीटीआई के अनुसार इस संबंध में लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट डीएम सूर्यपाल गंगावार ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि यह कदम उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा 8 जनवरी को जारी निर्देश के अनुरूप में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली मौतों को रोकना जरूरी है। इसमें कहा गया कि दोपहिया वाहन चालकों और यात्रियों के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 के नियम 201 के अनुसार BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप सुरक्षात्मक हेड गियर पहनना अनिवार्य होगा। पर दिल्ली के मतदाताओं से आपको झटका, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में कैग की कुछ रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने पर
दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को लेकर आपकी आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को दबाने के लिए पार्टी को आगामी चुनाव में राजधानी के मतदाताओं से करारा झटका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नगर प्रशासन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को चर्चा के लिए विधानसभा के समक्ष तुरंत रखा जाना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने अपने पैर खींच लिए, जिससे उसकी ईमानदारी पर संदेह उत्पन्न हुआ। इस मामले में अदालत की टिप्पणियों पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर पूरी रिपोर्ट पीटीआई भाषा ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट आपने देरी की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसे विधानसभा अध्यक्ष और उपराज्यपाल को भेजा देना चाहिए था तथा सीआईजी के निष्कर्षों पर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। भाजपा नेता ने कहा, जब कैग ऑडिट के लिए कोई मुद्दा उठाता है तो यह प्रत्येक हितधारक को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, आप टिप्पणी करते और कहते कि यह सही नहीं है, लेकिन वे रिपोर्ट को दबा देते। पीएम डिग्री पर विवाद हो गया। आईटीआई का उद्देश्य जिज्ञासुओं को संतुष्ट करना नहीं, डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोमवार को कहा कि आरटीआई का उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष की जिज्ञासा को शांत करना नहीं है। विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में सूचना के खुलासे पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के जज सचिन दत्ता के समक्ष उपस्थित होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा विश्वास पात्र क्षमता के तहत रखी जाती है और इसे किसी अजनबी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून में इसे छूट दी गई है। उन्होंने कहा, धारा 6 में यह प्रावधान है कि सूचना देनी होगी, यही उद्देश्य है, लेकिन आरटीआई अधिनियम किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के उद्देश्य नहीं है। मेहता ने तर्क दिया कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही से असंबद्ध सूचना के प्रकटीकरण का निर्देश देकर सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता नीरज की आरटीआई याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग ने 21 दिसंबर 2016 को उन सभी छात्रों को अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दी है जिन्होंने 1978 में बीए की परीक्षा पास की थी और उसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी। चाहता है कि छात्रों को एआईआईटी रिटेल रेफ्रिजरेशन में प्रशिक्षण दिया जाए। सीबीएसई ने अपने संबद्ध स्कूलों से कहा कि वे इसकी पहल को तत्काल लागू करें और बिना किसी देरी के अपने पाठ्यक्रम में कौशल शिक्षा को शामिल करें, ताकि अच्छे और भविष्य के लिए तैयार छात्र तैयार हो सकें। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी पहल के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अपने स्कूलों से सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, परिधान, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई आदि को कौशल विषयों के रूप में शामिल करने को कहा है। सर्वज्ञ और भविष्य के लिए तैयार छात्रों को तैयार करने के लिए बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों से बोर्ड की पहलों को तत्काल लागू करने और बिना देरी के अपने पाठ्यक्रम में कौशल शिक्षा को शामिल करने को कहा है। बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा कि स्कूल स्तर पर व्यावसायिक कौशल को एकीकृत करके सीबीएसई का लक्ष्य शैक्षणिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटना है तथा छात्रों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना है। हाल में एक्सपायर हो चुके हैं आईवी द्रव्यों के कथित उपयोग की सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका दायर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय एक सरकारी अस्पताल में समाप्त हो चुके हैं अंतःशिरा द्रव के कारण हुई एक महिला की मौत की सीबीआई जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय गुरुवार को एक जनहित याचिका पीएल पर सुनवाई करेगा, जिसमें एक सरकारी अस्पताल में कथित रूप से समाप्त हो चुके हैं और शिरा द्रव के प्रशासन के बाद एक महिला की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दूषित या समाप्त हो चुके हैं, अतः श्रीधरन के कथित उपयोग की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का अनुरोध किया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील फिरोज एडुल्जी ने अदालत को बताया कि अतः श्रीधरन की आपूर्ति करने वाली कंपनी को मार्च 2024 में एक नया अन्य राज्य सरकार द्वारा लाल झंडी दिखा दी गई थी और फर्म को 3 साल के लिए उत्पादित की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने विदेश से जबरन वसूली करने वाले गोगी करालिया गिरोह के प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने विदेश से जबरन वसूली करने पर गोगी करालिया गिरोह के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गोगी दिनेश करालिया गिरोह के जब एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली एनसीआर में दर्ज जबरन वसूली के 3 मामलों में शामिल था। पुलिस के अनुसार गिरोह मलेशिया और दुबई से क्षेत्र के उच्च प्रोफाइल व्यवसायियों को निशाना बनाकर जबरन वसूली के लिए कॉल करता था। गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा की टीम ने भगवती गार्डन एक्सटेंशन के पास छापेमारी कर सितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि शुरू में उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान उसने अपने सहयोगी अजय, जो वर्तमान में दुबई में हैं, उनके साथ मिलकर कई जबरन वसूली कॉल करने की बात कबूल की। उन्होंने आगे कहा कि कुमार ने दिल्ली की रोहिणी और पालम क्षेत्रों के साथ साथ गाजियाबाद में प्रमुख व्यापारियों को फोन करके करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने की बात स्वीकार की। अधिकारी ने बताया कि अपने लक्ष्य को डराने के लिए गिरोह ने गाजियाबाद में एक NRI व्यवसायी के रिश्तेदार के आवास पर गोलीबारी करने के लिए अपने साथियों की व्यवस्था भी की थी। उन्होंने बताया कि गिरोह पहचान से बचने और नाम गुप्त रखने के लिए विदेश से प्राप्त सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल करता था। राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम 14-18 जनवरी को भारत का दौरा करेंगे। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहयोग इस सप्ताह सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम की राजकीय यात्रा के दौरान ध्यान का केंद्र होगा, जो राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत का प्रतीक होगा। वहीं थरमन, जो मंत्री और सांसदों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 14-18 जनवरी तक भारत में रहेंगे, 10 वर्षों में देश की यात्रा करने वाले सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति होंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा भी है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के अलावा थरमन विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। मामले से परिचित लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि थरमन 17-18 जनवरी को ओडिशा का दौरा करेंगे, जहां राज्य में चिप उद्योग के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सेमी कंडक्टर से संबंधित कौशल विकास में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष में केरल के एक व्यक्ति की मौत, उसका रिश्तेदार घायल था। केरल के 2 लोग अपने एक दूर के रिश्तेदार द्वारा आकर्षक नौकरियां का वादा किए जाने के बाद अप्रैल 2024 में रूस चले गए थे। केरल के त्रिशूर जिले के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो पिछले साल नौकरी की तलाश में रूस गया था, लेकिन यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में उसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके परिवार ने मॉस्को में भारतीय दूतावास के हवाले से बताया कि उसकी मौत हो गई है। संघर्ष में घायल हुए उनके एक रिश्तेदार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान त्रिशूर जिले के कुट्टा नेल्लूर निवासी बिनिल बाबू 31 साल के रूप में हुई है। उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और 5 महीने का बेटा है। परिवार के एक रिश्तेदार सनीश ने HT को बताया कि बिनिल की पत्नी जोशी को भारतीय दूतावास से संघर्ष में उनकी मृत्यु के बारे में मौखिक पुष्टि मिली थी।
हमें दूतावास से सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे मौखिक पुष्टि मिली। रूसी पक्ष से बिनिल की मौत के बारे में दूतावास को सूचना मिलने के बाद पुष्टि हुई, लेकिन हमें इस बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं कि उनकी मृत्यु वास्तव में कब और कैसे हुई। हम उन विवरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके शरीर को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, सनीस ने कहा।